नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनआम टीवी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात में आज मुद्दा उठाएंगे नेशनल हेराल्ड केस का, जो पिछले कई सालों से बोतल में बंद जिन फिर एक बार बाहर आ गया है। दरअसल ये भारतीय राजनीति का एक बहुत ही चर्चित और विवादित मुद्दा है, जिस पर कहीं ना कहीं गांधी परिवार के गले में फांस बन गया है। नेशनल हेराल्ड आखिरकार है क्या? बहुत बार आपने ये नाम तो सुना होगा, लेकिन ये मामला थोड़ा-सा पेचीदा है। ऐसे में आम लोगों के लिए समझना थोड़ा-सा मुश्किल ही रहता है, तो मैं इसे थोड़ी-सी आसान भाषा में जितना मैं समझती हूँ, समझा देती हूँ। दरअसल नेशनल हेराल्ड एक अखबार है जिसकी शुरुआत जवाहरलाल नेहरू ने हुआ करता था। जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में की थी और एजेएल नामक एक कंपनी इसे संचालित करती थी, लेकिन समय रहते कंपनी घाटे में चली गई और कंपनी को अपने शेयर्स बेचने पड़े। सारे शेयर्स यंग इंडिया को बेचे गए और यंग इंडिया कांग्रेस के नेता यानी कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मोतीलाल वोरा की कंपनी है। उनके शेयर्स उसमें ज्यादा हैं और ऐसे में सीधा सीधा ये आरोप लगने लगा कि कहीं ना कहीं धोखाधड़ी से अ, ये पूरी कंपनी के शेयर खरीद लिए गए। सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में इस मामले में शिकायत की थी और तब से ये मामला चला आ रहा है। फिर एक बार ये मामला बाहर आ गया है, इस पर जांच हो रही है और नेशनल हेराल्ड पर आज देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। दरअसल ये मामला क्या है, क्यों बार-बार इस मामले को उठाया जा रहा है और क्यों गांधी परिवार की शाख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश रही है, या फिर गांधी परिवार ने जो गड़बड़ी की है उसे देश के सामने उजागर करने की कोशिश की जा रही है। क्या है सच्चाई और क्या है मामले की गंभीरता, उस पर आज चर्चा करेंगे और कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानेंगे कि आखिरकार ये मामला क्यों बार-बार सत्ता के पटल पर आ जाता है और क्यों बार-बार तूल पकड़ता है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से महेश पुरोहित जी जुड़े हैं। महेश जी, स्वागत है चर्चा में। जी, धन्यवाद। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से अशोक पंजाबी जी जुड़े हैं, जो काफी वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के। सर नमस्ते। नमस्कार। और हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में कपिल शाह जुड़े हैं। कपिल जी, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। चलिए भारतीय जनता पार्टी से शुरू करते हैं। महेश जी, क्या कहना चाहेंगे? नेशनल हेराल्ड केस बार-बार आप लोग ये मुद्दा ले आते हैं और बार-बार सारे मुद्दों को भुलाकर इस मुद्दे पर बात शुरू हो जाती है। क्यों गांधी परिवार इतना ज्यादा महत्व रखता है इस देश के लिए और इस देश की राजनीति के लिए? देखो, पहली बात तो ये केस की शुरुआत 2012 में हुई थी, जब हमारा कोई शासन नहीं था, हम सत्ता में कहीं पर भी नहीं थे। जब सत्ता में कांग्रेस ही थी केंद्र में। उसके बाद इसी केस के संदर्भ में 2013 में वो हाई कोर्ट गए थे, लेकिन हाई कोर्ट ने कुछ चीजें पाई कि ये केस ऐसे बंद नहीं कर सकते, उसको हम आगे ले जाना पड़ेगा। उसके बाद वो लोग 2015 में भी ऐसी ट्राई कर चुके हैं दिल्ली हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने ना बोल दिया कि भाई इसमें कुछ तो तथ्य है ही है। उसके बाद ये लोग 2016 में गए सुप्रीम कोर्ट के पास। उन्होंने यही सेम किया, कहा कि भाई ये हमारा अंदरूनी मामला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ना बोल दिया और मेरिट पे केस को आगे रखने को बोला। उसके बाद 2018 में फिर से दिल्ली हाई कोर्ट में वो चैलेंज करने गए। दिल्ली हाई कोर्ट ने सेम उनका वर्डिक्ट रिपीट किया और बोल दिया कि भाई नहीं, केस में कुछ तो तथ्य है। तो पहली बात तो ये है कि अगर हमने कुछ किया है तो वो केस, अगर इनका ये तथ्य है, उनका मतलब उनकी स्थिति तो चोर मचाए शोर वाली है और चोरी से ऊपर से सीना जोरी वाली उनकी स्थिति है। लेकिन ये केस तभी उसका नोट डाउन हुआ था जब जब हम सत्ता में नहीं थे। अभी जो लीगल प्रोसेस रहती है, हमारी जो एक न्याय व्यवस्था है, उनमें से उनको पसार होना ही होना है, चाहे वो कितना भी शोर मचा ले। मैं पूर्व की आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि जब मोदी जी पे कई सारे आरोप लगे, तो केंद्र की कांग्रेस सरकार ने मोदी जी के खिलाफ एसआईटी गठित की। तो मोदी जी ने ऐसा नहीं बोला कि ये मेरे खिलाफ में कार्रवाई। मोदी जी का स्टेटमेंट यह था कि मैं इस एसआईटी का स्वागत करता हूँ। एसआईटी अपने हिसाब से जो भी बोलेगी मैं उनके लिए कोऑपरेट करूंगा। और एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर ने बिना पानी पिए, ठीक है, 8-8 10-10 घंटे की इंक्वायरी में 200 से ज्यादा क्वेश्चन के आंसर किए थे और उस चीज को कभी भुनाया नहीं पॉलिटिकली। उन्होंने चुपचाप अपनी अपनी न्याय व्यवस्था है अपने देश की, उसका सम्मान किया। उन्होंने अमित शाह जी के खिलाफ एक पॉलिटिकल वेंडेटा करते हुए उनको बहुत प्रताड़ित किया गया। आज तक उन्होंने कहीं पर भी यही नहीं किया कि भाई मुझे ये प्रताड़ना दी गई। उन्होंने गुजरात से बाहर कर दिया, फिर भी वो 2 साल बाहर रह के पार्टी का काम किया। आज वे सत्ता में, आज वो
गृह मंत्री है, आप क्यों, आप अगर आप में कुछ तथ्य है, आपको लगता है कि इस चीज में ऐसा कुछ नहीं निकलने वाला है, प्लीज रिस्पेक्ट अवर जुडिशरी, उसको फॉलो करो, उस प्रोसेस को आप फॉलो करो, चाहे को भी कुछ भी कर ले हम लोग, आप क्यों डर रहे हो? ठीक है। हम्म, और उसका एक न्याय तंत्र का व्यवस्था, और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, पास्ट में इतने बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, जिन लोगों जो निर्दोष है वो निर्दोष ही साबित हुए हैं। जी, ठीक है। चलिए, सवाल मेरे पास काफ़ी सारे हैं आपके लिए, लेकिन पहले अशोक जी के पास चलूँगी। अशोक जी, क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर? बार-बार ये मामला उठाया जाता है और ईडी जैसी संस्था का सहारा लेकर आज पूरे देश में कांग्रेस प्रदर्शन करने पर उतर आई है। मतलब हमारे जो मुद्दे हैं वो छोड़कर नेशनल हेराल्ड जो बहुत पुराना मामला है, क्या सच्चाई है वो तो न्याय प्रणाली का ही तय कर सकती है, लेकिन उस पर हम फिर एक बार उसी पर चर्चा कर रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो हमें ये देखना है कि नेशनल हेराल्ड है क्या, हुँ, और सुब्रमण्यम स्वामी ने कौन सा केस किया था, हुँ, और अब किस प्रकार से ईडी का, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का ये शासन दिल्ली में है और नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री के रूप में बैठे हैं, और ईडी और सीबीआई का जो उपयोग पूरे देश में जिस ढंग से हो रहा है, आज इस देश का बच्चा बच्चा ये समझता है कि कहीं पर भी ईडी की रेड पड़ती है तो इसका मतलब ये है कि ये राजनीतिक एक बदला लेने की भावना से रेड पड़ रही है। आज हुँ, 100, अगर 100 जगह पे ईडी जाती है तो उसमें से मात्र 0 पॉइंट ही कहीं कोर्ट के अंदर वो साबित हो पाता है। तो पूरे देश में ईडी का भयंकरतम उपयोग, न सिर्फ भारत में, मैं समझता हूँ विश्व के किसी भी देश में इस प्रकार से सिक्योरिटी संस्थाओं का दुरुपयोग सत्ताधारी पार्टी ने, कि सत्ताधारी व्यक्ति ने कभी नहीं किया होगा। बशर्ते कि वहां तानाशाही हो, तानाशाही होती है वहां, वहां कुछ भी हो सकता है, कुछ भी चल सकता है। लेकिन जब डेमोक्रेसी है, जब संविधान है, जब बंधारण, जब कायदे का राज है, वहां पर इस प्रकार का दुरुपयोग सिर्फ हमारे देश में ही देखा जा सकता है। हुँ, 1938 में, 1938 में नेशनल हेराल्ड की रचना की गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू और इसके साथ साथ काफी बुद्धिजीवी और स्वतंत्रता सेनानी, उनको लगा कि अंग्रेजों के खिलाफ सही बात लोगों तक पहुंचाने के लिए और हुँ, आजादी के आंदोलन के दरमियान की जो सही बातें हैं, सिद्धांतों की बातें हैं, आंदोलन की बातें हैं, वो लोगों तक पहुंचाने के लिए एक एक अखबार की आवश्यकता है। और हुँ, सबने मिलकर अंग्रेजी अखबार दैनिक नेशनल हेराल्ड को वहां पे बनाया है, नेशनल हेराल्ड शुरू की। और हुँ, उसमें आगे चलकर नेशनल हेराल्ड जो है उसका अपना एक ट्रस्ट बना, और वो ट्रस्ट के हिसाब से नेशनल हेराल्ड जो है वो चल रही थी। हुँ, आजादी के बाद भी नेशनल हेराल्ड चालू रही थी। लेकिन बाद में आगे चलकर 2010 के आसपास हुँ, नेशनल हेराल्ड की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी, और हुँ, इतनी बिगड़ी कि वो अपने कर्मचारियों को तनख्वाह के पैसे भी नहीं दे पाता था। वो टाइम पर कांग्रेस पार्टी से, हुँ, नेशनल हेराल्ड की इस कमेटी ने कांग्रेस पार्टी से लोन लिया 80 हुँ, करोड़ रुपए का, ताकि हुँ, वो अपने कर्मचारियों को तनख्वाह दे सके, और ये हुँ, लोन दिया गया। और जो हुँ, कमेटी बनी उस समय, बिन व्यावसायिक कमेटी जो बनी, उसके हुँ, अंदर राहुल जी थे, सोनिया जी थे, श्याम हुँ, पित्रोड़ा थे, मोती वोरा जी थे, काफी लोग उसके अंदर, उस कमेटी के अंदर थे। तो हुँ, इसमें अगर कोई इरादा गलत होता सोनिया जी हुँ, का, राहुल जी का, तो विचार हुँ, सकते हैं कि 2004 से सरकार थी, 2004 से सरकार थी, और 2004 से लेकर कभी भी इसका गलत इस्तेमाल, जिस प्रकार से आज जो मोदी साहब पूरे देश में भारत के हुँ, बंधारण को, संविधान को तोड़ने की, खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे 2004 के बाद ये हो सकता था। और आप ये भी देख सकते हैं कि जिस प्रकार से इस केस को उछाला गया है, चलाया गया है, आज गुजरात में राहुल जी हैं, आज गुजरात हुँ, को लक्ष्य बनाकर 2027 में गुजरात में हुँ, कांग्रेस जो है 30 साल के बाद सत्ता पर आने का प्रयत्न कर रही है, और इसमें हुँ, कामयाबी मिल रही है। इसको जी, देखकर इस प्रकार से ईडी का दुरुपयोग हुँ, किया जा रहा है, और आप लिख के रख लेना, और मुझे हुँ, पूरा भरोसा है कोर्ट के ऊपर, अदालत के ऊपर 10 साल पहले जामीन मिला है, और इस हुँ, केस के अंदर भी ईडी को मुंह की खानी पड़ेगी। जी, आज राहुल गांधी का एक वीडियो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और वो उन्होंने शायद गुजरात में ही पिछली बार जब वो यात्रा लेकर आए थे तब कहा था कि आप मुझ पर कितने ही केस कर लो लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, मैं डरूंगा नहीं। कहीं न कहीं गुजरात में उनका बढ़ता राजनीतिक कद, बल्कि लोकसभा 2024 से ही राहुल गांधी का बढ़ता राजनीतिक कद, क्या उन्हें आगे चलकर ऐसे मामलों में फँसा सकता है? कपिल जी हमारे साथ हैं, आप दोनों मेहमान तो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं जो अपनी-अपनी बात कह रहे हैं। कपिल जी, आप एज़ अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, एज़ अ निष्पक्ष पर्सन क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? कपिल जी।
सर आपका ऑडियो बंद है। जो मैडम जो पूरा ट्रांजैक्शन किया गया है ये एजेएल का और यंग इंडियन का, वो पूरा पेपर पे है। सो उसमें तो जो भी तथ्य है वो बाहर आएंगे और कोर्ट में वो तो दोनों पक्ष की तरफ से बताया जाएगा। बट मेरा कहना ये है, जब आप 90 करोड़ की लोन दी, कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ की लोन दी नेशनल हेराल्ड को, तो आपने उसकी 76% स्टेक यंग इंडियन में क्यों ले लिया, राइट? इससे अच्छा आप इस कर सकते थे कि आपके पास इतनी सारी प्रॉपर्टीज है, जो बताया जा रहा है चार्जशीट में कि भी, या तो फिर बीजेपी जो बोल रही है कि भाई आपकी लखनऊ में है, पटना में है, मुंबई में है, दिल्ली में और बहुत सी जगह पे प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज का आप दूसरी तरह उपयोग करके उसमें से एक सेल्फ रेवेन्यू जनरेट कर सकते थे और उसको बाकायदा आप उसको कंपनी को या तो फिर आप एसोसिएशन को पूरा अपने आप ही कर सकते थे। सो कहने का मतलब है कि पेपर पे तो आपने सब कुछ ट्रेल प्रॉपर किया हुआ है, बट वो सही में वाज इट रिक्वायर्ड, और इफ इट वाज रिक्वायर्ड तो कितने हद तक वो अंडर द लॉ किया गया है? बाकी आप 90 करोड़ की लोन देके और 50 लाख आप शेयर्स बाय करके, जो मीडिया में बताया जा रहा है रेंजिंग फ्रॉम 900 करोड़ टू 5000 करोड़ का आप पूरा एसेट दूसरी कंपनी में ट्रांसफर हो जाता है, वो एक नैतिकता के आधार से थोड़ा एक चेक करने जैसी चीज है। अभी इट इज टू अर्ली टू कमेंट ऑन ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज अभी तो खाली आधा काम हुआ है, अभी चार्जशीट ही ईडी ने फाइल की है, उसके बाद पूरा केस चलेगा और जो भी केस में तथ्य होंगे बाहर आएंगे। बट चार्जशीट हैज बीन फाइल्ड अगेंस्ट जो दो टॉप लीडर्स है कांग्रेस पार्टी के, उनके अगेंस्ट में किया गया है, जो फर्स्ट टाइम हुआ है ये आफ्टर 2014 जो मोदी जी की सरकार आई है, उसके बाद पहली बार डायरेक्ट फर्स्ट फैमिली ऑफ कांग्रेस को टारगेट किया गया है। सो देखते हैं अभी कैसे होता है। बाकी अभी तक तो चल उस हिसाब से तो परसेप्शन यही बन रहा है कि भाई इसमें कुछ तिकड़मबाजी हो गई है। और तिकड़मबाजी कौन कर रहा है? जिसके अगेंस्ट में केस चल रहा है वही अक्यूज्ड है। अभी इट इज जस्ट कि भी अभी वी कैन नॉट कंफर्म कि भाई ये सही है कि गलत है। केस चल रहा है, चार्जशीट दाखिल की गई है, अभी तो केस और लंबा चलेगा। 10 साल चार्जशीट में हुआ, 10 साल और केस होने वाला है। जी बिल्कुल, और काफी वक्त से मामला चल रहा है, 2014 से 2012 में बल्कि पहली बार, और अब 2025, यानी आप सोचिए इतने साल बीत गए हैं और फिर एक बार इसे उठाया गया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है महेश जी, आप पर आरोप लगा रही है कि आप लोग ईडी जैसी संस्था का दुरुपयोग कर बड़े नेताओं को फंसाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन पर बहुत सारे मामले होते हैं, लेकिन जब वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ जाते हैं तो मामले भी कहीं ना कहीं रफा दफा हो जाते हैं। लेकिन जब ईडी जैसी संस्था पर इस तरह के सवाल उठते हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखो, पहले तो मैं ऑफिशियल ईडी का प्रवक्ता ना हूँ, फिर भी मैं कुछ नॉलेज रखता हूँ, मतलब पॉलिटिकली और ये सब संस्था के कुछ बेसिक चीज जानता हूँ, उसके हिसाब से मैं आपको जवाब दूं। तो ईडी की अगर 100 जगह पे रेड करती है तो 97% रेड या जो भी उनकी कार्यवाही रहती है वो नॉन पॉलिटिकल पर्सन रहते हैं। सिर्फ अभी तक 3%, ओनली 3% कार्यवाही ही पॉलिटिकल लोगों पे है, जो पॉलिटिक्स से जुड़े लोगों के साथ है। तो पहली बात तो ये है नहीं कि भाई ईडी छोड़ दिया गया है, या फिर ईडी का गठन ही इस चीज से किया गया है कि भाई देखो, हम जो भी कोई बेनामी तरीके से अगर संपत्ति के लेन देन कर रहा है या फिर कुछ बड़ा हवाला कांड वगैरह हो रहा है, वही जांच ईडी कर रहेगी। अभी एक तरफ आप ये बोलोगी अगर आपका 56 इंच का सीना हो तो हमारे खिलाफ कार्यवाही करके दिखाएं, ठीक है। अगर कार्यवाही कुछ होती है तो आप रोते क्यों हो? आप सीना तान के एक्सेप्ट कर लो, चैलेंज एक्सेप्ट कर लो, कोर्ट के पास जाओ, और आप इस मामले में कोर्ट में गए हो। 2012 में जब ये केस दाखिल हुआ, एक जनहित याचिका दाखिल हुई, 2013 में आप कोर्ट में गए, कोर्ट ने ना बोल दिया कि भाई कुछ तो मेरिट दिख रहा है इस केस का। 2015 में आप दिल्ली हाईकोर्ट गए, 2016 में आप सुप्रीम कोर्ट गए, 2018 में आप फिर से दिल्ली हाईकोर्ट गए। मतलब ऐसा तो है नहीं कि इस मामले को दबाने के लिए या फिर इस मामले में आपने कुछ ट्राई नहीं किया, आपने ट्राई किया ही किया है, आपने ट्राई किया है। लेकिन कोर्ट तो किसी के नहीं होती। कोर्ट ने इस केस में कुछ मेरिट देखा है,
तब ये मामला चल रहा है। ऐसा नहीं, वैसे तो कई सारे मामले में आपको कई सारे मामले गिना सकता हूँ कि अगर आप ट्रेसिंग के लिए जाते हो, कोर्ट को उस मामले में कुछ नहीं दिख रहा तो वो वहां पे आपको बाइज्जत बरी कर देंगे, भाई देखो ये मामला जनहित याचिका है, कुछ दिख नहीं रहा है। और ऐसे कई जनहित याचिका हर रोज 100,000 जनहित याचिका कैंसिल होती है, अगर उसका कुछ आधार नहीं होता है तो। इसका मतलब ये है कि भाई कुछ न कुछ तो आधार है। अभी रही बात ईडी की, तो ईडी के पास कुछ न कुछ अपने जो एविडेंस है उसके आधार पर उन्होंने चार्जशीट दाखिल की है। वो चार्जशीट में श्रीमती सोनिया गांधी जी हो या फिर राहुल गांधी जी हो, उनका भी नाम है। अभी कांग्रेस की दिक्कत क्या है, कांग्रेस का अगर और कोई भी नेता को आप गाली दे दो, उसको बेइज्जत कर दो, आप कुछ भी कर दो, ये लोग कभी कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन गांधी परिवार के 5 साल के छोटे बच्चे को भी आप कुछ बोल दो या फिर उसके घर के बाहर बंधा एक कुत्ते को भी कुछ बोल दो, तो ये लोग ऐसे उछलेंगे जैसे एक वो मकाई का दाना रहता है ना, गर्मी में उछलता है, ऐसे उछलेंगे। पता नहीं इनको क्या है। आप अगर उनके सच्चे योद्धा है, अगर आप गांधी परिवार के सच्चे योद्धा है, तो उनको बोलो कि भाई ये देश न्याय व्यवस्था से चलता है, आप न्याय व्यवस्था को पूरी तरह से फॉलो करो, दैट्स इट। जैसे मोदी जी ने फॉलो किया हुआ है, जैसे अमित शाह जी ने फॉलो किया हुआ है, जैसे हमारे नेता ने पूर्व में बहुत सारी ऐसी चीज झेली है और कोर्ट ने बोला है, अमित शाह जी के बारे में तो कोर्ट ने बोला है कि भाई इस चीज में पॉलिटिकल वेंडेटा का पूरी बू आ रही है, ऐसा कोर्ट ने बोला इन लोगों को। अगर हमारे किसी भी केस में ऐसा कहीं पे भी कोर्ट ने नहीं बोला है, और ये केस तो हमने नहीं किया है, ये तो जनहित याचिका थी 2012 की, उस पे कार्यवाही, मतलब आप कार्यवाही भी ना हो, ऐसी कैसे आपकी, मतलब पता नहीं क्यों। जी, डर किस बात का है? अशोक जी बताइए, अगर कोई मामला है, आप लोगों को लग रहा है, कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि कांग्रेस के नेता, गांधी परिवार के नेता, उसमें पाक साफ है, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, तो जब राहुल गांधी छड़े चौक बोलते हैं कि मैं किसी से नहीं डरता, कितने भी केस मुझ पर कर लीजिए, तो फिर जांच अगर हो रही है तो उसका विरोध आज देश भर में क्यों हुआ? ईडी के दफ्तरों के बाहर कांग्रेस पार्टी ने क्यों विरोध किया? देखिए, राहुल गांधी हो या गांधी परिवार हो या कांग्रेस हो, विश्व में किसी से नहीं डरते हम लोग। आजादी की लड़ाई में कुछ लेना नहीं था। कई सालों तक लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गोली खाई, लाठियां खाई, जेलों में गए। ये नहीं पता था कब आजादी मिलेगी, लेकिन लोग लड़ रहे थे। अंग्रेजी नौकरियां छोड़ दी और आजादी के लिए लड़ते रहे। उस समय हमारे मित्र जो बीजेपी वाले यहाँ बैठे हैं, उस समय अंग्रेजों के साथ खुलेआम हाथ से हाथ मिलाकर अंग्रेजों को मदद कर रहे थे। आजादी के आंदोलन में कभी भी आजादी के आंदोलन में आजादी का साथ नहीं दिया। अंग्रेजों के पिट्ठू बनकर इन्होंने काम किया। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने पूरे देश में ऐलान किया था, मैं भाजपा के मित्र से पूछना चाहता हूं, वीर सावरकर हो या हिंदू महासभा हो, उन्होंने खुलेआम कहा था कि महात्मा गांधी गलत कर रहे हैं। सुभाष बाबू ने हिंद फौज, आजाद हिंद फौज बनाई, तब वीर सावरकर जी ने खुलेआम कहा था कि हमारे देश के नौजवानों को अंग्रेजी फौज में जाना चाहिए, आजाद हिंद फौज में नहीं जाना चाहिए। ये एक दस्तावेज है, ये एक हकीकत है, और ये कांग्रेस डरेगी कभी किसी से? कभी नहीं डरने वाली है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो या पूरी भारतीय जनता पार्टी हो, रात को जब वो सोते हैं पलंग पर, तो उनको सपने में सिर्फ राहुल गांधी और गांधी परिवार नजर आता है। एक ही व्यक्ति से आज पूरा डर और भय फैला हुआ है पूरे भारतीय जनता पार्टी के अंदर। फोबिया हो गया है राहुल गांधी के नाम का। राहुल जी को पप्पू बनाकर इन्होंने करोड़ों अरबों रुपया खर्च करके उनका चरित्र खंडन करने का संपूर्ण प्रयत्न किया था, लेकिन विफल गए। आज राहुल गांधी विरोध पक्ष के नेता हैं और पूरे देश में घूम रहे हैं, संविधान बचाओ देश बचाओ ये सूत्र लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और अब फिर से ईडी का उपयोग किया है। मैं भाजपा के मित्र को पूछना चाहता हूं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी इंदौर के एक सभा में खुलेआम कहा था कि अजीत पवार जिसने 80,000 करोड़ का घोटाला किया है, 3 दिन के अंदर मैं इसको पकड़ूंगा, और देखेंगे जेल में चक्की पीसता हुआ नजर आएगा। तीसरे दिन यही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र का बना दिया। नारायण राणे 800 करोड़ का खुला घोटाला, लेकिन बीजेपी में चल गए, ईडी खत्म, केस खत्म। ये क्या बना रखा है बीजेपी ने? देश को अपनी बपोती बना रखा है, अपनी संपत्ति बना रखा है। ईडी का भयंकर दुरुपयोग हो रहा है, और ईडी के सामने आज पूरे देश में हम जो विरोध कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी मर्द है, 56 इंच की छाती प्रधानमंत्री जी की नहीं, राहुल गांधी की है। आज खुलेआम वो बोलते हैं कि नहीं मैं किसी से डरता नहीं, जो कुछ करना करो, मैं देश के लिए लड़ूंगा, बंगारण को बचाने के लिए मैं लड़ूंगा, और पूरी कांग्रेस उनके साथ है और पूरा देश भी उनके साथ है।
वो दिन दूर नहीं कि जब लोग हकीकत को समझेंगे, सत्य को समझेंगे और प्रधानमंत्री जी को पता चलेगा कि झूठ का शासन लंबे समय तक नहीं चलता है। मैं हमारे मित्र को कहना चाहता हूं कि सीट की रचना सुप्रीम कोर्ट ने की थी मोदी साहब के सामने, और जिस सीट के प्रमुख ने उनको निर्दोष की बात की, आजादी के सरकार बनने के बाद 2014 में उनको एक कंपनी का, बहुत बड़ी कंपनी का चेयरमैन बना दिया। और जो लोया नाम का मजिस्ट्रेट था, तड़ीपार के केस के अंदर कोई जामीन नहीं मिल रही थी अमित शाह साहब को, उनकी हत्या कर दी गई, उसकी जांच नहीं हो रही है। किस प्रकार का राज ये देश के अंदर ला रहे हैं, इनको समझना पड़ेगा। कांग्रेस जो आजादी के अंग्रेजों से लड़ी थी, तो भारतीय जनता पार्टी क्या चीज है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता देश के बंधारण को बचाने के लिए, लोकशाही को बचाने के लिए अंतिम सांस तक लड़ता रहेगा, और हमारे नेता राहुल गांधी हैं, ये समझ के हमको चलना पड़ेगा। राहुल गांधी का बढ़ता कद, और राहुल गांधी लगातार गुजरात आ रहे हैं। उन्होंने लोकसभा के सदन में ये चुनौती फेंकी है कि हम आपको गुजरात में हराने जा रहे हैं, और आप पर यह इल्जाम लग रहा है, आप भले ही ये इल्जाम लगा रहे हैं कि ईडी का दुरुपयोग, वो इल्जाम लगा रहे हैं, अब ये इल्जाम भी लग रहा है कि आप लोग राहुल गांधी से डर रहे हैं। क्या राहुल गांधी का बढ़ता कद भारतीय जनता पार्टी को आने वाले सालों में नुकसान पहुंचा सकता है? 101% मैडम। आज सबसे ज्यादा भय, सबसे ज्यादा डर मोदी साहब को, भारतीय जनता पार्टी को अगर है, तो राहुल गांधी और कांग्रेस का है। कांग्रेस एक राष्ट्रव्यापी पार्टी है जिसके पीछे एक लंबी विचारधारा का सिलसिला है, उसका एक पूरा इतिहास है, और आज भी कांग्रेस विचारधारा की लड़ाई लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी क्रमशः फांसीवाद की तरफ आगे बढ़ रही है। हिंदुस्तान के मीडिया को, हिंदुस्तान के उद्योगपतियों को साथ में रखकर और बाकी हिंदू मुस्लिम कराकर ये देश को बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस विचारधारा पूरे देश में कर रही है। हिंदू मुस्लिम के सिवा उनके पास में कोई एजेंडा नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। इसके सिवा बताइए, कहां बात करते हैं गरीबी की, कहां बात होती है बेरोजगारी की, कहां बात करते हैं महंगाई की। चीन ने हमारी 4000 एकड़ मील से ज्यादा जमीन कब्जे करके रखी है। क्या किया उनके लिए? कुछ भी नहीं। इसलिए ये सत्य बाहर आ रहा है, और राहुल गांधी छाती खोलकर इनके सामने लड़ रहे हैं। और गुजरात आप देखना, 2027 के इलेक्शन में ये गांधी का गुजरात, ये सरदार का गुजरात एक बार फिर से गांधी और सरदार की विचारधारा का अनुगामी बनने वाला है। और ये चीज ये समझ चुके हैं, इसलिए ईडी का भयंकर दुरुपयोग हो रहा है, और हमारा ये लोकशाही अधिकार है कि हम ईडी का, उसके दुरुपयोग का विरोध करें। ईडी का विरोध नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है महेश जी, सवाल दरअसल मेरा आपसे, क्या राहुल गांधी ऐसे डर लगता है आपको? देखो, राजनीति में किसी को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी, राहुल गांधी को छोड़िए, अगर कोई नई नवेली पार्टी है जिसके सिर्फ 2 कार्यकर्ता हैं, तो भी भारतीय जनता पार्टी किसी को भी हल्के में नहीं लेती, क्योंकि हम मेहनत करने वाले लोग हैं, और हम किसी को भी हल्के में नहीं लेते, और किसी को भी ऐसा नहीं मानते कि उसमें क्या लेना देना है, या हमारी एक प्रॉपर एक संगठनात्मक शक्ति है, हमारी एक प्रॉपर काम करने की, देश के हित में काम करने की एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था में हम हमारा पूरा जोर लगा देते हैं। अभी सामने राहुल गांधी है, अखिलेश यादव है, लालू प्रसाद यादव है, या फिर केजरीवाल है, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता। हमने कितने प्रतिशत झोंक दिया है, हमने क्या पूरा काम कर दिया है कि नहीं, हमने जनता तक पहुंचे कि नहीं, हमने जनता की सेवा की कि नहीं, हम मुंह लेके जनता के सामने चले जाएं और जनता हमको स्वीकार करे, ऐसे कुछ काम किए हैं नहीं। हमारे पास एक पूरा लिस्ट रहता है, उसके हिसाब से हम काम करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, महाशय ने कहा कि राहुल गांधी ने हमको चैलेंज दिया था संसद में, और हम उस चैलेंज को मतलब हम उस चैलेंज से डर गए। ठीक है, पहली बार तो देखो, किसी भी नेता का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहता है। मोदी जी 2001 में ऑफिशियल सीएम के तौर पे जब राजनीति में है, वहां से लेके अभी तक उन्होंने एक भी चुनाव नहीं हारा है जो इनके नेतृत्व में लड़ा गया है, या फिर किसी राज्य में हम हारे तो दूसरे ही चुनाव में हम कमबैक हुए हैं। नंबर 1। नंबर 2, राहुल गांधी और मोदी जी का, जब से राहुल वर्सेस मोदी जी ये हुआ है, तब से लेके अभी तक राहुल गांधी 91 इलेक्शंस हार चुके हैं। अभी छोड़ो, चलो मान लो कि उनका सबसे अच्छा परफॉर्मेंस 2024 लोकसभा चुनाव था, जब इनकी 99 सीट्स आई। चलो, मैं भी उस टाइम पे मैंने भी इनको अभिनंदन दिया था। वहां से लेके आप देखो, उनका हाईएस्ट पीक है, जो इनका हाईएस्ट पीक है वो मोदी का सबसे खराब प्रदर्शन है। आप सोचो कंपैरिजन क्या है, उनका सबसे हाईएस्ट पीक है वो मोदी जी का सबसे लोएस्ट पीक है। ठीक है, उसके बाद के परिणाम देखो, महाराष्ट्र बुरी तरह हारे, हरियाणा जो उनके हाथ में, उन लोगों का कहना था कि हमारे हाथ में कंफर्म जीते, वो बुरी तरह हारे, दिल्ली जो उनके पास चला जाना चाहिए था वो हमारे पास आ गए। अभी इस 3 चुनाव का इंस्पेक्शन करना, मनोमंथन करना, हार के कुछ कारण खोजना, वो तो साइड पे रह गया।
और कुछ अलग ही गाने गा रहे हैं, अलग ही रोना रो रहे हैं। अरे भाई देखो, कोई अगर आप पॉलिटिक्स में रोते हो तो प्रजा ये सोचे कि ये रोएगा तो हमारा क्या करेगा। आप पॉलिटिक्स में जब आप हिम्मत के पूर्वक किसी भी चीज का सामना करते हो तब ही लोग आप पे भरोसा करते हैं, अदरवाइज लोग आप पे भरोसा नहीं करते। मोदी जी के खिलाफ में इतने सारे केस वगैरह दर्ज हुआ, लेकिन मोदी जी ने उनका सामना किया तो लोगों ने भरोसा किया कि बंदे में कुछ तो दम है। अगर आपके खिलाफ कुछ ना छोटा बहुत हो जाएगा और आप रो दोगे तो प्रजा आप पे विश्वास कैसे करेगी भाई, ये तो हमारे खिलाफ था, ये है वो है, आपके प्रजा पे विश्वास ही नहीं करेगी। जी, ठीक है। अशोक जी मैडम कुछ एक जोड़ना सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी के मित्र से, 2024 के लोकसभा के इलेक्शन में 303 में से 240 अब क्यों हो गए? नंबर एक, आज अगर आपको नीतीश कुमार और नायडू मदद नहीं करे तो आपकी सरकार घड़ी के छठे भाग में नीचे गिरकर जमीन दोस्त हो जाए। नंबर दूसरा, आप सपने देखते 2024 रहिए के ना। चुनाव के अंदर, वक्फ 2024 के वक्फ चुनाव जैसे में बिल ये पे देश के आपको बहुत सारी प्रधानमंत्री जी के अपेक्षाएं थी, भाषण याद करो आप। वक्फ जैसे ये बिल पे देश उन के लोगों ने हमारा साथ प्रधानमंत्री, दिया है। संविधान का सबसे बड़े सत्ताशाली प्रधानमंत्री जी भाषण देते थे, अगर कांग्रेस का राज आ जाएगा तो तुम्हारी 2 भैंस में से 1 भैंस लेकर मुसलमानों को दे देंगे। हे देश की बहनों, तुम्हारा मंगलसूत्र तोड़कर मुसलमानों को दे देंगे। ये बात करने वाले देश के प्रधानमंत्री थे। मैं हमारे मित्र को याद दिलाना चाहता हूँ, ये भाषण क्यों दे रहे थे? आप प्रजा उनको को याद पता दिलाए, चल गया हमको था याद मत दिलाए। कि राम आप ये मंदिर मुद्दा बनाने लेके के प्रजा बाद के इनको पास जाइए, फायदा प्रजा मिलने आप पे वाला बिलीव नहीं है। करे ना करे, लोगों भगवान पे का छोड़ दिया, दुलारों को लोकतंत्र में धर्म का सबसे फायदा उठाने की कुछ कोशिश करी थी, उसका भी लाभ इनको नहीं मिला है। हकीकत सामने आ रही है। और ये अभी जब चुनाव आएगा 2029 में, तो मैं दावे के साथ कहता हूं उस समय अगर हम होंगे तो 100 के आसपास सीटें सिमट जाने वाली है लोकसभा के इलेक्शन में, और इनका अंत होने वाला है लोकशाही के रास्ते से। क्योंकि गरीबों की बात नहीं हो रही, मजदूरों की बात नहीं हो रही, किसानों की बात नहीं हो रही, महंगाई की बात नहीं हो रही, बेरोजगारी की बात नहीं हो रही। बंगाल में लड़ रहे हिंदू मुसलमान, देश में लड़ रहे हिंदू मुसलमान। वक़्फ़ बनाओ और देश के अंदर बंटवारा करो हिंदू मुसलमान के नाम से। वक़्फ़ के पीछे मकसद क्या है? आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का, हिंदू और मुसलमान का विभाजन करो, हिंदुओं को डरा के रखो, हिंदुओं में भय पैदा करो, फियर पैदा करो और हिंदुओं के वोट लेने की कोशिश करो। ये इनका एक पूरे का पूरा माना हुआ एक स्ट्रेटजी है, रणनीति है। अब ये रणनीति फेल हो रही है, देश की जनता समझ रही है और देश के हिंदू भाई भी समझ रहे हैं कि आज तक हमारा दुरुपयोग करते रहे हैं, अब हम दुरुपयोग नहीं होने देंगे। चलिए ठीक है। कपिल जी के पास चलते हैं। कपिल जी ये बताइए, देश के मुद्दे बहुत सारे हैं जिस पर बजाय हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने के बजाय, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को मजबूत करने के बजाय हम इस तरीके के मुद्दों पर ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं। नेशनल हेराल्ड हो गए या एक दूसरे को नीचा कैसा दिखाया जाए, ये शायद राजनीति में तो फेयर माना जाता हो, लेकिन लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्या कहेंगे कपिल जी? ऑडियो अनम्यूट कीजिएगा। मेरे हिसाब से तो इसको एक ऐसे एज अ केस ही लेना चाहिए। जैसे कांग्रेस बताती है कि भाई ईडी का दुरुपयोग होता है और 99% ऑफ केस में कुछ होता नहीं है, खोखलापन ही होता है, तो एक रेगुलर केस की तरह इसको ट्रीट करना चाहिए। इस पे बहुत ध्यान नहीं देना चाहिए। जो भी सच होगा वो कोर्ट में आएगा। दोनों पार्टीज, जो लिटिगेशन करने वाली पार्टी है या तो फिर डिफेंडेंट पार्टी है, वो देख लेगी, कोर्ट रूम के अंदर देख लेगी। इस चीज के लिए आपको रोड पे आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहली बार पॉलिटिकल पार्टी के मुखिया पे केसेस हुए। ये सब चलता रहता है जब से हिंदुस्तान में एक पार्टी से विभाजन होके मल्टीपल पार्टीज का उत्पन्न हुआ है। वो एक दूसरे करने के लिए या तो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ये पॉलिटिकल केसेस जो अपने बोल सकते हैं वो बहुत किए गए। और ऐसा नहीं है कि खाली भाजपा ने किए हैं, पहले दूसरी पार्टीज ने भी किए हैं, भाजपा जब विपक्ष में थी तब। सो इसको आप एज जनता मेरे हिसाब से इसको इग्नोर करना चाहिए। जो कोर्ट में चल रहा है वो चलने दीजिए। जब इसका रिजल्ट आएगा या तो फिर इसका तथ्य और ज्यादा बाहर आएंगे, तब इस पे अपने टाइम स्पेंड करना चाहिए। बाकी तो अपने देश में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जिसको अपने जिस पे फोकस करना चाहिए और जिस पे और देके देश को आगे बढ़ाने के लिए उसकी और बढ़ना चाहिए।
जी, बिल्कुल, देश में बहुत सारे मुद्दे हैं और उस पर हमें फ़ोकस करने की ज़रूरत है, चाहे हम सत्ता पर हो, चाहे हम विपक्ष में हो, क्योंकि आखिरकार देश की जनता के हित में काम करने का वादा और दावा पॉलिटिकल पार्टीज़ करती है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि नेशनल हेराल्ड केस जैसे केस पे अगर बात निकली है तो भले ही दूर तक जाए, उसकी जाँच हो, दूध का दूध हो, पानी का पानी हो, सब कुछ देश के सामने आए, लेकिन उसके लिए इस तरह से एक दूसरे पर छींटाकशी या फिर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन या ईडी का दुरुपयोग अगर भारतीय जनता पार्टी कर रही है, अगर नहीं कर रही है तो कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, ये सब कुछ बेईमानी साबित हो जाता है जब देश के मुद्दे आते हैं। इन दिनों देश में देश के सभी देशों के बीच टैरिफ वॉर चल रहा है जिसका आने वाले समय में हम पर बुरा असर पड़ने की संभावना है। ये सारे मुद्दों पर कैसे लड़ना है, ये स्ट्रेटेजी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। खैर देखते हैं नेशनल हेराल्ड का ये जो मामला है क्या फिर एक बार तूल पकड़ता है? क्या इस पर कोई ठोस जाँच होती है या फिर एक बार ये ठंडे बस्ते में चला जाएगा? नज़र बनी रहेगी और वीएनएम टीवी ज़रूर देखते रहिए। सभी मेहमानों का बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। और बहुत-बहुत शुक्रिया सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे व्यूअर्स को तो जुड़ते ही रहना चाहिए क्योंकि ये सारी बातें सभी के लिए जानना ज़रूरी है। वीएनएम टीवी को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, ज़रूर देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो वो भी कर दीजिएगा ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर ज़रूर कीजिए। नेशनल हेराल्ड की बात बहुत हो रही है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसकी सच्चाई नहीं पता है। ये सारी बातें लोगों की ज़हन में उतरना ज़रूरी है। आप हमें ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स पर घर बैठे देखते हैं। ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स टेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को चौबीसों घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।